3 स्टेप में बहुत ही आसानी से बन जाने वाला ये खूबसूरत सा केक हम बनाना सीखेंगे। घर पे कैसे बनाएं इस केक को और कितनी आसानी से ये केक बनकर तैयार हो जाता है, इसके लिए कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से केक स्पॉन्ज जो है बेक करके रख ली हुई थी ऑलरेडी ए डे बिफोर, यानी 9x9 के मोल्ड में मैंने एक स्पॉन्ज बेक की, 6x6 में एक और 4x4 में एक। इस तरह से हमने जो केक की टीयर्स यानी जो स्टेप्स बनाने थे वो मैंने ऑलरेडी पहले पैन के साइजेस को मैनेज किया, उसके बाद मैंने बैटर बनाया और केक की स्पॉन्ज को बेक किया। ठीक है, आप ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी हमारा स्पॉन्ज बनकर तैयार हुआ है। सबसे पहले हम इनकी लेयर्स को कट कर लेंगे। आपने हमेशा जब भी कोई भी केक या कोई भी रेसिपी बनाना स्टार्ट करनी, सबसे पहले आपने उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके टूल्स, उसकी सारी चीज़ें पूरी करके रखनी है, उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना। इस तरह एक तो काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, काम ईजी हो जाता है। दूसरा ये होता है कि इन टाइम आपको जो चीज़ रिक्वायर होती है वो आपके पास होती है, तो काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। सबसे पहले हम केक की लेयर्स को कट कर लेंगे। आपने देखा है बटर पेपर की जगह मैंने नोटबुक का पेज यूज़ किया है, यानी बटर पेपर एंड हुए थे तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी पेज यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नोटबुक का पेपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पहले पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें, उसके बाद उसमें पेपर या बटर पेपर लगाकर उसको सेट करके रख लें। उसके बाद बैटर बनाना स्टार्ट करें। ओवन को वो प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले ही लगा दें, यानी कि जब भी आपने केक की स्पॉन्ज को बेक करना है सबसे पहले आपने अपने पैन देख लेने कि आपने कितने इंचेस के पैन जो है वो यूज़ करने हैं, क्या साइज़ आपने केक का रखना है और कितने पाउंड का रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपके पास जो भी पैन हो उसको ऑयल से ग्रीस करें, फिर उसमें बटर पेपर या कोई पेज वगैरह लगाकर उसको सेट करके रख लें। उसके बाद आप बैटर बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, तो इस तरह से आसानी हो जाती है। साथ ही आप जब बटर पेपर वगैरह लगा के पैन को ग्रीस कर लें, साथ ही आप ओवन को भी प्री हीट होने के लिए रखते हैं। आपको अपने ओवन के हिसाब से उसका टेम्परेचर रखना है। मैं यूजुअली जो टेम्परेचर रखती हूँ मैं 170 डिग्री रखती हूँ, और लोअर रॉड पे मैं 30 to 35 मिनट्स के लिए स्पॉन्ज को बेक करती हूँ। ये डिपेंड करता है कि हमने कितना बैटर पोर किया है एक पैन में, उस हिसाब से हमने उसको बेक करना होता है। ठीक है, ये जो चॉकलेट केक्स हैं ये अमूमन वनीला केक और पाइनएप्पल केक की निस्बत ज़्यादा टाइम लेते हैं बेक होने में, इस वजह से मैं इनको 30 to 35 मिनट के लिए बेक करती हूँ। आप अपने ओवन या पतीला के हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थर्ड जो केक की स्पॉन्ज थी उसको भी कट कर लिया। हर स्टेप को मैंने 3 लेयर्स में कट किया, ताकि जब हम केक को स्टेक करें, जब हम लेयर्स को असेंबल करें तो हमारे पास एक ही साइज़ में तीनों केक रेडी हों, तीनों टीयर्स रेडी हों। ठीक है, ये ना हो कि एक टीयर ज़्यादा बड़ी, दूसरी उससे छोटी और तीसरी उससे छोटी, इस तरह से गलत हो जाएगा और केक के स्टेप्स आगे पीछे होंगे, छोटे बड़े होंगे तो केक अच्छा नहीं लगेगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जब हमने सबसे स्मॉल साइज़ में केक कट करके रखा था उसकी जो ऊपर फ्लैट लेयर थी वो मैंने रिमूव कर ली। उससे ये होता है कि केक जो है स्लिप हो सकता है लेयर वगैरह, तो हमने उसको रिमूव कर लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने चॉकलेट मिल्क ले लिया, यानी मिल्क के अंदर चॉकलेट को मेल्ट किया, उसके अंदर आइसिंग शुगर डाली और अच्छे से हल किया। फिर हमारे पास चॉकलेट मिल्क रेडी हो गया। चॉकलेट मिल्क के साथ मैंने फर्स्ट लेयर को सोक किया, उसके बाद क्रीम लगाई, साथ मैंने चॉकलेट गनाश बना के रखी थी 100 and 100 की रेशियो से, यानी 100 क्रीम 100 चॉकलेट को मेल्ट किया और वो चॉकलेट गनाश रेडी होगी, जो कि मैं क्रीम केक में हमेशा यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपने केक के साइज़ के हिसाब से गनाश जो है पोर करनी है, एक्स्ट्रा नहीं पोर करनी कि वो लेयर्स में से बाहर फ्लो करे। उससे क्या होगा कि लेयर्स जो है वो स्लिप हो जाती हैं। और हमने इन केक्स को अच्छी तरह से क्रम कोट कर लेना है, अच्छी तरह से स्टेक करके रख लेना। मैंने ये काम रात तकरीबन 1 बजे ख़त्म किया था और इन तीनों केक्स को मैंने अच्छी तरह से स्टेक करके रख दिया था फ्रिज में, और फ्रिज मैंने बंद कर दी थी ताकि ये ठंडे रहें और सेट हो जाएं, जम ना जाएं। बिकॉज सुबह हमने शादी का ये केक देना था, और इस तरह ये जो शादी का केक है, इससे पहले मैंने इसी शादी के लिए 2 मेहंदी के केक बनाए थे। एक है शर्ट थीम केक, दूसरा है दुपट्टा थीम केक। उनकी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप जाकर उनको भी विजिट करें। आपको ऑर्डर वर्क करना हो या अपने घर के किसी फंक्शन के लिए केक बनाना हो तो आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें, मेरे स्टेप्स को फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट जो रेसिपी है वो बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेकंड केक को स्टेक करना शुरू कर लिया है, आप देख रहे होंगे। यानी फर्स्ट लेयर रखी, उस पर क्रीम अप्लाई की, फिर मैंने स्क्रैपर के साथ क्रीम को इवन किया, उसके बाद मैंने गनाश डाली, फिर ऊपर जो है सेकंड लेयर रखी, फिर मैंने स्क्रैपर यूज़ किया, ताकि जो लेयर जो हम रख रहे हैं हमें पता हो कि नीचे वाली लेयर के बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल बराबर हम लेयर रख रहे हैं, हमारा जो केक है वो आगे पीछे नहीं है। इससे क्या होता है कि जो यानी कि बाद में हमें केक वगैरह कट नहीं करना पड़ता, किसी तरफ से केक की शेप जो है वो ख़राब नहीं होती। ये नहीं होता कि एक लेयर जो है बाहर की तरफ है, एक ज़्यादा अंदर की तरफ है, इस तरह से केक जो है वो सेट भी नहीं होता और उसके ऊपर काम करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है।
ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं इसी तरह से थर्ड लेयर को भी स्टेक। तो यहाँ पर मैंने जो केक बोर्ड यूज़ किए हैं वो मैंने जस्ट टेम्परेरी यूज़ किए हैं, बिकॉज कल मैंने जब नेक्स्ट डे केक को सेट करना था तो उसके लिए मैंने जो 10x10 का स्क्वायर शेप में मेरे पास केक बेस है उसके ऊपर मैंने उसको असेंबल करना था, केक को सेट करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से सेट किया। आप देख रहे होंगे कि किसी भी केक बेस के नीचे मैंने क्रीम या गिनाश नहीं अप्लाई की। क्रीम और गिनाश अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि हमने उसी बेस के ऊपर रखकर केक को सेट करना होता है, उसी के ऊपर हमने उसका फाइनल टच करना होता है। जब भी ऑर्डर वर्क करें तो कोशिश किया करें कि आप उसमें अपना 110% जो है लाजमी दें। पूरी कोशिश किया करें कि बेस्ट से बेस्ट जो रिजल्ट्स है ना आप देने की कोशिश करें, बिकॉज जिन लोगों ने आपको ऑर्डर दिया होता है उनकी पूरी उम्मीद होती है कि ये काम जो है इस तरह से वो सारे अंजाम देंगे और इस तरह से हमें ये काम रेडी करके देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है एक्सपेक्टेशंस तो हर्ट होती हैं। दूसरा ये होता है कि इससे आपका बिजनेस जो होता है वो काफ़ी हद तक जो है डाउन होता है और उसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी ये आता है कि काम जो है वो ख़राब होता है। फिर जितने लोगों में जो चीज़ आप भेज रहे हैं उतने लोगों ने वो चीज़ देखनी होती है और उसके ऊपर उन्होंने बातें भी करना होती हैं, कमेंट्स भी देना होते हैं। अगर वो कमेंट्स नेगेटिव होंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपका बिज़नेस जो है वो ख़राब होगा। अगर वो कमेंट्स पॉजिटिव होंगे तो आपके बिज़नेस के लिए उतना ही अच्छा है। जितना जहाँ पर आप 1000 कमा रहे हैं वहाँ पर हो सकता है कि आप 5000 कमा लें एक रिज़ल्ट अच्छा देने के बाद। तो ये नहीं कि आपने एक ही अच्छा रिज़ल्ट देना था, हमेशा कोशिश किया करें हर बार आप कामयाब और अच्छा रिज़ल्ट दें। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर लिया। तकरीबन ओवरनाइट मैंने इनको स्टेक करके फ्रिज में रखा था। लेयर्स हमारी अच्छे से सेट हो चुकी, केक हमारे अच्छे से स्टेक हो चुके थे, बिल्कुल सेट थे, लेयर स्लिप नहीं हो रही थी। अब मैं इसको उठाऊँ जो मर्ज़ी करूँ ये केक हमारे डैमेज नहीं होंगे। तो क्रीम के अंदर मैंने हल्का सा येलो कलर ऐड किया और इस तरह से उसका कलर चेंज करके एक प्यारी सी लुक दे दी क्रीम को। फिर मैंने इसके ऊपर फाइनल आइसिंग स्टार्ट कर ली। आपने देख लेना है कि किस तरह से मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। यानी ये जो केक हैं इनको अगर आप सिंगल टियर में भी बना रहे हैं सिर्फ एक ही शिफ्ट में तो भी आपके लिए ये रेसिपी बहुत कारआमद है। अगर आप वेडिंग केक बना रहे हैं तो भी दी बेस्ट रेसिपी है, ठीक है। तो जब भी आपने स्क्रैपर और पैलेट नाइफ को यूज़ करना है तो कोशिश करनी है पैलेट नाइफ यूज़ करते हुए कि अपनी तरफ से पैलेट नाइफ को दूसरी तरफ ले जाते हुए चलाएं, ताकि जो एजेस हैं वो अच्छे से स्मूथ हों। आपको अपनी साइड की तरफ से केक जो है वो नज़र आ रहा होता है, आपको पता होता है कि कितना हमने इसको सेट कर लिया, अब कितनी ऊपर या नीचे रख के हमने पैलेट नाइफ चलानी है। अगर आप दूसरी तरफ से लेकर अपनी तरफ आएंगे तो दूसरी साइड से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो आपके जो केक के एजेस हैं वो शार्प नहीं होंगे, आपके काम में सफाई नहीं होगी। कभी भी आपने कोई भी काम सीखना है उसके ऊपर मुकम्मल फोकस रखें। जब भी आपको कोई भी यूट्यूब पर वीडियो नज़र आती है किसी भी यूट्यूबर की जो कि केक बनाना सिखा रहा है या कोई भी रेसिपी सिखा रहा है, उस रेसिपी को ध्यान से देखें, काम की तरफ फोकस रखा करें और तवज्जो से देखा करें चीज़ों को, फिर चीज़ें समझ आती हैं। कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती जितनी ज़्यादा हम उसको मुश्किल कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने सेकंड स्टेप जो है उसको भी अच्छे से स्ट्रेक कर लिया। पैलेट नाइफ की मदद से मुझे बार बार इसको सेट करना पड़ रहा था बिकॉज थोड़ा सा अनइवन सरफेस थी इसकी। तो पैलेट नाइफ वगैरह मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो है मंगवा के रखी हुई थी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है मेरे ऑर्डर वर्क में जो कि मेरे पास मौजूद ना हो और मुझे इन टाइम पे दुश्वारी हो। आप चाहें आप ऑनलाइन बाय करें, अगर आपके लोकल मार्केट से चीज़ें ये मिल रही हैं जैसे कि बड़े शहरों में मिल जाती हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से, तो वहाँ से आप इजीली मार्केट से भी जाकर बाय कर सकते हैं। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं, किसी विलेज में रहते हैं, आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप इनको ऑनलाइन मंगवा लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10x10 के मैंने 2 केक बेसिस ले लिए हैं। ये 2 बेसिस मैंने इस वजह से लिए क्योंकि केक जो है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाना था। सिंगल बेस हम लगाएंगे तो वो जब केक को उठाया जाएगा, अब ज़ाहिर है हर जगह हम तो नहीं होंगे, फंक्शन में हम नहीं होंगे, तो वहाँ पर जो भी पर्सन केक को उठा के आगे पीछे करेगा तो वो सिंगल हैंड से करने की कोशिश करेगा या सही से उसको टच नहीं करेगा तो वो केक जो है अनबैलेंस होगा, तो केक गिर भी सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है। इसके लिए हमें खुद से ही ये चीज़ें जो है डिसाइड करना होती हैं, खुद से ही ये चीज़ें फिक्स करना होती हैं ताकि इन टाइम पे कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी ना देखना पड़े। तो यहाँ पर हमने केक बेस को मैंने टेप लगा के अच्छे से सेट कर लिया। फिर उसके ऊपर मैंने जो केक की थर्ड स्टेप था यानी कि जो लास्ट और फाइनल लेयर थी वो मैंने रखी। आप देख रहे होंगे कि मैंने जो दूसरे केक थे उन्हीं बेसिस के ऊपर रख के उनके ऊपर फाइनल क्रीम लगाई, लेकिन इस केक के बेस को मैंने चेंज किया। वो इस वजह से चेंज किया क्योंकि हमने इसको उठा के शिफ्ट नहीं करना था, बल्कि हमने इसी के ऊपर ही फाइनल करना था। इस वजह से मैंने इसको इसके ऊपर रखकर फाइनल आइसिंग करना स्टार्ट की। केक के एजेस पे अच्छे से भर के क्रीम लगाया करें बिकॉज जब हमने पैलेट नाइफ और स्क्रैपर यूज़ करना होता है तो क्रीम जो है वो अच्छे से सेट हो। जब क्रीम आपके एजेस से तकरीबन 1 इंच ऊपर होगी तो जब आप पैलेट नाइफ के साथ उसको सेट करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से सेट होगी, आपके एजेस बिल्कुल शार्प और बिल्कुल प्यारे से क्लीन से बनकर रेडी होंगे। अगर आप क्रीम को किनारों पे अच्छे से अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके जो एजेस होंगे वो गोल बन जाएंगे या फिर आपके केक की जो शेप है वो डोम सी बन जाएगी, ऐसे गोल मोल, और केक जो है वो अच्छी लुक भी नहीं देता।
तो ये जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बहुत सारे केक्स और बहुत सारी रेसिपीज़ यूट्यूब पे डालती रहती हूँ, तो ये मेरा जो सेकंड 3 टियर केक है, ये मैंने सेकंड ऑर्डर है। इसमें पहले जब स्टार्टिंग में मैंने काम स्टार्ट किया था, तो मैंने 3 टियर में केक रेडी किया था फर्स्ट टाइम। तब मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, मेरे पास इतने टूल्स और इतने बर्तन वगैरह भी नहीं थे, तो जस्ट मैंने ऐसे अपने ही अंदाज़े से और अपने ही पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स से वो काम किया था। ख़ैर वो भी केक मैंने अच्छा बनाया था। लेकिन ये जो केक है, इसके बनाने तक मेरे पास हर चीज़ जो है वो आ गई थी। आप ये देख रहे हैं, ये प्लास्टिक के कुछ डॉल्स हैं जो कि मैंने केक के अंदर इंसर्ट कर दिए केक की हाइट के अकॉर्डिंग। आपने केक की हाइट से 1 या आधा इंच भी ऊपर जो डॉल्स वगैरह वो कट नहीं करने। उससे क्या होगा कि केक के जो ऊपर हम स्टेप रखेंगे तो वो ऊपर नीचे होगा। आपने देखा कि मैंने पहले केक बेस से पैलेट नाइफ की मदद से सारा केक जो है वो उतार लिया, यानी कि केक बेस को रिमूव कर लिया। फिर मैंने पैलेट नाइफ और एक छोटी पैलेट नाइफ ली, उसके साथ मैंने केक को उठाया। पहले मैंने एक साइड से पैलेट नाइफ को निकाला, फिर दूसरी साइड से बिल्कुल हल्का हाथ रख के बिल्कुल स्लोली मैंने इसको रिमूव किया। आप देख रहे हैं कि केक हमारा हर तरफ से बराबर सेट हुआ, यानी एक तरफ नहीं है, बिल्कुल दरमियान में हमने रख लिया। अब मैंने सेकंड स्टेप रखा, तो उसमें भी मैंने एक बड़ा डॉल लगाया उसके साइज़ के हिसाब से। अब ये थर्ड लगा रही हूँ, तकरीबन 3-4 डॉल्स मैंने इसमें लगाए थे। नीचे वाले टियर में मैंने 6 डॉल्स लगाए थे। इससे क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर स्टेप रखेंगे तो उसका जो वेट होगा इन डॉल्स पे पड़ेगा और बाकी जो केक की स्पॉन्ज वगैरह वो बैठेगी नहीं। तो आपने इन स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना है। अगर आप ये चीज़ें स्किप कर देंगे तो आपका केक जो है खराब हो जाएगा और आपके पास पड़ा ही गिर जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड लेयर जो थी वो मैंने उठा ली और इसके ऊपर रखना स्टार्ट कर दी है पैलेट नाइफ की मदद से। पहले एक साइड से हमने पैलेट नाइफ को निकाला, फिर बिल्कुल लाइटली और बिल्कुल स्लोली हमने दूसरी साइड से दूसरी पैलेट नाइफ को निकालना स्टार्ट किया। आपने ये काम बिल्कुल सब्र और बिल्कुल आराम से करना है। ये काम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी और बहुत ज़्यादा जो है इस तरह से नहीं है कि आप इसको केयरलेसली करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ट्रिकी काम है और आपने यहाँ पर इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। स्क्रैपर के साथ जहाँ से क्रीम अनइवन थी मैंने सेट कर ली है। हमारा जो केक है बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। ये मेरे पास एक प्लास्टिक का पाइप है, एज अ डॉल मैं इसको यूज़ करूँगी। इसके ऊपर मैंने इसको पहले मैंने अच्छे से वॉश किया, फिर इसके ऊपर मैंने क्लीन रैप जो है वो लगा के इसको अच्छे से रोल करके रख लिया था, ताकि जब हम इसको केक के अंदर इंसर्ट करें तो कोई भी जर्म्स, कोई भी डर्ट वगैरह इसके साथ इसमें ना जाए। इसलिए पहले इसको मैंने वॉश किया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर क्लीन रैप लगाया और अब मैंने इसको तीनों लेयर्स के दरमियान अच्छे से इंसर्ट कर दिया। ठीक है, फिर ऊपर से उसी पाइप की मदद से मैं इसको दबा रही हूँ ताकि ये केक के अंदर अच्छे से चला जाए और ऊपर अलग से नज़र ना आए। अब मैंने एक पैलेट नाइफ की मदद से इसके ऊपर क्रीम जो है हल्की हल्की अप्लाई कर ली और इसको अच्छे से मैंने सेट कर लिया था, ताकि ये लेयर जो है इसके ऊपर हमने कोई डिज़ाइनिंग, कोई फ्लावर्स वगैरह कुछ नहीं करने। तो हमने ज़ाहिर है इसको नीट इतना रखना है कि ये जब हम इसके ऊपर कोई और काम करें तो ये बिल्कुल क्लीन नज़र आए। केक बेस जो थी वो थोड़ी सी अजीब लग रही थी सिल्वर कलर में, तो इसके लिए मैंने फॉन्डेंट को बेला, उसमें हल्का सा येलो कलर ऐड किया और ये शेड दिया केक बेस को मैंने, सॉरी फॉन्डेंट को, और उसको मैं केक बेस के ऊपर अप्लाई कर रही थी। हेयर इसके ऊपर मैंने जो पैटर्न ड्रा किया था वो तो मैंने एक बड़े साइज़ में केक बेस के लिए जो फॉन्डेंट कट की थी उसको ड्रा वगैरह करके बना लिया था, लेकिन ये मुझे बाद में बहुत दुश्वारी हुई लगाने में और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ये प्रोसीजर था और कट कर करके मैं इसको लगा रही थी। हेयर आपको मैं करीब से इसको दिखाऊंगी कि ये मैंने कितनी नीट सी लगाई थी और बिल्कुल भी इसमें ये नहीं लग रहा था कि इसके ऊपर कट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। साथ साथ मैं ब्रश की मदद से पानी लगा रही हूँ ताकि ये केक बेस के साथ स्टिक हो जाए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने इसको स्टिक कर लिया, कहीं से भी ये अनइवन और ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी अनट्रेंड बंदे ने ये काम किया हो। तो यहाँ पर मैंने जो गोल्डन डस्ट है उसको बना लिया है, ऑयल और एक पिंच गोल्डन डस्ट ली और उसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स किया। फिर मैंने एक ब्रश जो बिल्कुल बारीक सा है उसके साथ डॉट डॉट्स जो है इसके अंदर लगा रही थी। इससे जो केक बेस की लुक थी वो काफ़ी इन्हेंस हो गई थी और केक जो है और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो आप चाहें तो बेस को ऐसे भी रख सकते हैं, किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। आप कोई गिफ्ट किट लें, उसको भी केक की बेस के ऊपर लगाएं और इस तरह से आप डेकोरेट वगैरह कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग ज़ाहिर है आपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ही करनी है। हम होम बेकर्स हैं तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो कस्टमाइज्ड कर रहे होते हैं, यानी ऑर्डर वर्क कर रहे हैं। ऑर्डर वर्क करने का मतलब ये होता है कि कस्टमर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ है वो बनवा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो अल्फ़ाबेट कट करके रखे हुए थे उनको पहले मैंने इस तरह से केक बेस के ऊपर लगाया और देखा कि कितनी कितनी स्पेस छोड़ के मैंने इनको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद हर अल्फ़ाबेट को उठा के उसके नीचे वाटर लगाया और इसको स्टिक कर लिया। ये मेरे पास एक रिबन है जो कि सिल्क में है। ये रिबन मैंने मार्केट से बाय किया था स्पेशली इसी केक के ऊपर लगाने के लिए। तो आपने भी अपने केक की थीम के अकॉर्डिंग कोई भी कलर, कोई भी डिज़ाइन जो है उसके अकॉर्डिंग आपने चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी लेके रख लेनी है।
ताकि आपको काम करने में आसानी हो और जो भी कस्टमर की डिमांड हो, जैसे भी उसने कस्टमाइज़ करवाना हो चीज़ को, आप उस तरह से उसको कस्टमाइज़ करके दें। ज़ाहिर है कस्टमर पे वही चीज़ करेंगे जिसके लिए उन्होंने आपको बोला हुआ है, और जो चीज़ आप उनको बना कर देंगे तो उसके लिए वो पेमेंट आपको करेंगे। जब आप पेमेंट ले रहे हैं तो आपका काम बनता है कि कस्टमर की डिज़ायर के मुताबिक ही चीज़ को डिज़ाइन करें और कस्टमाइज़ करें। ये मेरे पास कुछ रोज़ेज़ हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बाय करके रखे हुए थे। कुछ जो कलियाँ वगैरह थी मैंने दोबारा भी लाई थी, एक बंच वो मैंने लाया था, लेकिन मुझे वो इस केक के हिसाब से प्यारी नहीं लगी, क्योंकि कलियों का जो साइज़ था काफ़ी बड़ा था और ऊपर से वो खुली-खुली थी तो वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने यही रोज़ेज़ लगाए। तो केक का साइज़ भी बड़ा था, तो केक जिस तरह से टीयर्स में है इसी तरह से यही फ्लावर्स जो थे बहुत सूट कर रहे थे इसके ऊपर। मैंने इन्हीं को अप्लाई करना मुनासिब समझा। केक यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो गया था, तो अब हम करते हैं इसको फाइनल टच। आप देख सकते हैं कि केक कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर छोटे से फ्लावर्स थे जो कि कलियों वाले बंच के साथ ही थे वाइट कलर में, तो मैंने वो भी इसके साथ लगाए ताकि लुक जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए और ज़्यादा अट्रैक्टिव केक लगना स्टार्ट हो जाए। तो लीजिए यहाँ पर हमारा केक रेडी हो चुका है। ये है हमारे पास केक टैग, बिकॉज़ हम इसको बारात के फंक्शन के लिए बना रहे हैं, तो मिस्टर एंड मिसेस का जो टैग था वो मैंने लाया था एक्रेलिक में ये। तो ये टैग बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था इसके ऊपर लगने के बाद। तो आपने भी अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग और अपनी थीम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो अरेंज कर लेनी है। आप देख सकते हैं केक की ये फाइनल लुक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिले और इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अगर टिकटॉक पे देख रहे हैं तो टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।